नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वेलकम है क्विक स्टडी जियो चैनल पर। इस वीडियो में जो मैं आज का जो टॉपिक कवर करूंगा वो है फूड सिक्योरिटी। ठीक। तो ये जो टॉपिक है ये है आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल का पेपर 1 जो है उसमें से उसमें जो ह्यूमन ज्योग्राफी है तो उसमें एक चैप्टर है इकोनॉमिक ज्योग्राफी। उसका ये एक टॉपिक है फूड सिक्योरिटी। ठीक है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। व्हाट इज फूड सिक्योरिटी? फूड सिक्योरिटी इज डिफाइंड एज by the United Nations Committee on World Food Security means that all people all at all the time have physical, social and economic access to sufficient, safe and nutritious food that meets their food preferences and dietary needs for an active and healthy life। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये कह रहा है कि जो फूड सिक्योरिटी उसका मतलब ये होता है। ठीक है, अच्छा इसको डिफाइन किसने किया था? इसको डिफाइन किया था यूनाइटेड नेशन कमिटी ने। ठीक है, जो कि वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी का जो यूनाइटेड नेशन कमिटी है उन्होंने ये डिफाइन किया था कि सारे के सारे जो लोग हैं उनको पूरे समय, ठीक है, फिजिकली हो, सोशल हो और इकोनॉमिक एक्सेस हो, मतलब उनके पहुंच में हो। ठीक है, और वो उनके मतलब वो खर्चा भी उठा सके ऐसे खाने का जो सफिशियंट हो, मतलब उन्हें सफिशियंट खाना मिले, सेफ खाना मिले, न्यूट्रिशियस फूड मिले। ठीक है, जिससे उनका जो डाइटरी नीड है वो फुलफिल हो सके, जिससे वो एक्टिव और हेल्दी लाइफ जी सके। ठीक है, यह है फूड सिक्योरिटी का मतलब। फूड सिक्योरिटी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फॉलोइंग थ्री एलिमेंट। ठीक है, तीन क्या एलिमेंट है जिसके कॉम्बिनेशन से ये फूड सिक्योरिटी होता है? तो पहला है फूड अवेलेबिलिटी। ठीक, दैट इज food must be available in sufficient quantities and on a consistent basis। ठीक, it considered it considers stock and production in a given area and the capacity to bring in food from elsewhere through trade और एड। ठीक है, मतलब ये कहा जा रहा है कि जो खाना है वो सफिशिएंट क्वांटिटी में लोगों के लिए अवेलेबल रहे। ठीक है, उसका स्टॉक हो, उसका प्रोडक्शन हो गिवन एरिया में। ठीक है, मतलब हर एक एरिया में उसका स्टॉक बना रहे, वेयर हाउस बना रहे जहाँ पे उसे इकट्ठा करके रख सके। ठीक है, उसका प्रोडक्शन हो हर एक एरिया में, गिवन एरिया में। ठीक है, एंड द कैपेसिटी टू ब्रिंग इन फूड फॉर एल्स वेयर थ्रू, और साथ ही साथ उनमें इतना कैपेसिटी हो कि उस फूड को वो लोग ना क्या बोलते हैं, ले भी सके। ठीक है, और भेज भी सके। समझ रहे हैं? अगर जरूरत पड़ रहा है उनको और खाने का तो उनमें इतना क्षमता हो कि वो ट्रेड के जरिए क्या बोलते हैं ले सके। ठीक है, खाना मंगवा सके और हो सके तो बेच भी सके या किसी का मदद भी कर सके। तो ये होता है आपका फूड अवेलेबिलिटी। ठीक है, तो पहला एलिमेंट हो गया फूड सिक्योरिटी का, क्या? फूड अवेलेबिलिटी। ठीक, दूसरा जो एलिमेंट है फूड सिक्योरिटी के लिए, ठीक है, मतलब इन तीनों के वजह से, इन तीन एलिमेंट से आप फूड सिक्योरिटी पा सकते हैं। तो पहला एलिमेंट मैंने आपको समझा दिया। दूसरा है आपका फूड एक्सेस। पीपल मस्ट बी एबल टू रेगुलरली एक्वायर एडिक्वेट क्वांटिटीज ऑफ फूड थ्रू परचेस, होम प्रोडक्शन, बार्टर, गिफ्ट, बोरोइंग और फूड एड। मतलब ये कहा जा रहा है कि लोगों को ना रेगुलरली एडिक्वेट क्वांटिटी में फूड अवेले मतलब मिलता रहे, मतलब उनके पास इतना उनके आसपास में इतना एबिलिटी हो, मतलब एबिलिटी नहीं बोलना चाहिए, कि फूड का अवेलेबिलिटी इतना हो कि भाई आसानी से वो उनके पहुंच में हो, जितना चाहिए जैसा चाहिए। ठीक है, चाहे वो खरीद के हो, चाहे वो घर में उगा के हो, चाहे वो बार्टर के जरिए हो, मतलब आदान प्रदान करके, या गिफ्ट के जरिए हो, या ठीक है या फिर ऐड के जरिए हो। ठीक है, तो फूड एक्सेस होना जरूरी है। ठीक है, मतलब पहुंच में होना जरूरी है। ठीक, तीसरा है आपका फूड यूटिलाइजेशन। फूड यूटिलाइजेशन में क्या होता है? कंज्यूम्ड फूड मस्ट हैव अ पॉजिटिव न्यूट्रिशनल इम्पैक्ट ऑन पीपल। ठीक, मतलब जो आप खाना खा रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो, उसका एक पॉजिटिवली न्यूट्रिशनल इम्पैक्ट होता है इंसानों पे। इट एंटेल्स कुकिंग, स्टोरेज एंड हाइजीन प्रैक्टिस, इंक्लूड इंडिविजुअल हेल्थ, वाटर एंड सैनिटेशन, फीडिंग एंड शेयरिंग प्रैक्टिस विद इन द हाउस होल्ड। मतलब ये कहा जा रहा है कि फूड यूटिलाइजेशन का मतलब ये हो रहा है कि भाई जो आपको खाना मिल रहा है ना, उसको आप सही ढंग से खा भी रहे हो कि नहीं, सही ढंग से आप पका पा रहे हो कि नहीं, सही हाइजीन प्रैक्टिस कर रहे हो कि नहीं, उसको स्टोर करके आप रख पा रहे हो कि नहीं। ठीक है, सैनिटेशन, पानी का इस्तेमाल, ठीक है, ये सब चीज आप प्रैक्टिस कर रहे हो कि नहीं, तभी आप उसका यूटिलाइजेशन सही ढंग से कर रहे हो। मतलब ऐसा नहीं कि आपको खाना मिल गया लेकिन आप उसको गंदगी के साथ में खा रहे हो, उसको सड़ने दे रहे हो, स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है। तो ये यूटिलाइजेशन
जो है वो सही ढंग से आप यूटिलाइज नहीं कर रहे हो फूड को, तो ये यूटिलाइजेशन होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आपके तीन एलिमेंट, मतलब आसानी से अवेलेबल हो लोगों के लिए, ठीक है, आसानी से लोगों के पहुंच में हो, एक्सेस में हो, ठीक है, और यूटिलाइज हो, मतलब फूड अब मिल गया है, चाहे पैसा खरीद के हो, पहुंच में हो, तो जो मिल गया उसको ठीक से वो लोग खा भी सके, समझ रहे हैं? ऐसा नहीं कि कुछ ज़्यादा ही खा दिए तो मोटापा आ गया, और है ना, और ज़्यादा स्टोर करके रख लिए गंदे जगह में तो वो गंदगी हो गया, ठीक है, खा रहे तो बिना हाथ धोए खा रहे, तो उस वो हो गया आपका फूड यूटिलाइजेशन, ठीक है। फूड यूटिलाइजेशन का मतलब कि भाई सही ढंग से खाना को यूटिलाइज करें, ठीक। फूड सिक्योरिटी इज क्लोजली रिलेटेड टू हाउस होल्ड रिसोर्सेज, डिस्पोजेबल income and socio-economic status. It is also strongly interlinked with other issues such as prices, global environment change, water, energy and agriculture growth, ठीक है। फूड सिक्योरिटी का मतलब ये कह रहे हैं कि ये क्लोजली जुड़ा हुआ है किससे? हाउस होल्ड रिसोर्सेज से, ठीक है, आपका डिस्पोजेबल इनकम से, आपका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, इससे ये फूड सिक्योरिटी जुड़ा हुआ है, ठीक है। साथ ही साथ ये भी कह रहा है कि ये इंटरलिंक्ड है और भी कई सारे इश्यूज से, सच एस कि खाने का प्राइस क्या है, ग्लोबल एनवायरनमेंट चेंज क्या हो रहा है, वाटर का क्या हाल है, एनर्जी, एग्रीकल्चर ग्रोथ, तो ये सारा चीज भी फूड सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। वाई फूड सिक्योरिटी इज इंपॉर्टेंट फॉर नेशन, ठीक है, कि ये कह रहा है कि किसी देश के लिए फूड सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है। तो पहला चीज इंपॉर्टेंट क्यों है भाई? फॉर बूस्टिंग द एग्रीकल्चर सेक्टर, कि भाई एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए जरूरी है बूस्ट, है ना। फॉर हैविंग अ कंट्रोल ऑन फूड प्राइस, कि भाई अगर फूड सिक्योरिटी है तो फूड प्राइस में भी कंट्रोल आसानी से आप ला सकेंगे, क्योंकि कमी आ गया तो जाहिर सा बात है कि फूड का जो प्राइस है वो कंट्रोल में रहेगा नहीं, कोई भी मुंह मांगे दाम में बिकेगा। फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशन लीडिंग टू पॉवर्टी रिडक्शन, ठीक है, इसके लिए भी जरूरी है। फॉर ट्रेड अपॉर्चुनिटीज, फॉर इंक्रीज्ड ग्लोबल सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी, ठीक है, इसके लिए भी जरूरी है, ठीक है। साथ ही साथ इम्प्रूव्ड हेल्थ और हेल्थ केयर के लिए भी जरूरी है, ठीक है। तो ये सारे चीजों के लिए फूड सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है ना। अब जानते हैं फूड सिक्योरिटी का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ फूड सिक्योरिटी। द कॉन्सेप्ट ऑफ फूड सिक्योरिटी इज इमर्ज इन 1970, ठीक है, 1970 में ये इमर्ज हुआ था ये कॉन्सेप्ट, इन रिस्पॉन्स टू कंसर्न अबाउट ग्लोबल फूड क्राइसिस एंड हंगर। द फर्स्ट वर्ल्ड फूड कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन रोम इन 1974, ठीक है। अब इन सब चीजों को लेके, फूड क्राइसिस और भूखमरी के चिंता को करते हुए, वर्ल्ड फूड कॉन्फ्रेंस ने रोम में 1974 में वर्ल्ड फूड कॉन्फ्रेंस रखा, जिसका मेन फोकस ये था कि जो ग्लोबल फूड प्रोडक्शन है उसको बढ़ाया जाए और इम्प्रूव एक्सेस टू फूड को भी, मतलब एक्सेस ऑफ फूड को भी इम्प्रूव किया जाए, ठीक है। उसके बाद से सिंस देन फूड सिक्योरिटी जो है इंक्रीज हो रहा है, मतलब इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट इशू, ठीक है। उसके बाद से जो देखा गया कि फूड सिक्योरिटी जो है एक तरह से इंपॉर्टेंट इशू बन के ही रहा है, ठीक है, पर्टिकुलरली कहाँ पे? ग्लोबल डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी रिडक्शन एफर्ट को लेके, ठीक है। अगर आपको ग्लोबल डेवलपमेंट का कोई भी जब बात आता है, मुद्दा आता है, या पॉवर्टी रिडक्शन का जब कोई बात आता है, तो उसमें ये जो फूड सिक्योरिटी जैसा वाला बात है, इश्यू है, ये उसका मेन इंपॉर्टेंट इश्यू रहता है, ठीक है। अब देखते हैं कि जो फूड सिक्योरिटी है उसके टाइप्स क्या क्या है, कितने टाइप्स के फूड सिक्योरिटी होते हैं। तो पहला है आपका नेशनल फूड सिक्योरिटी। नेशनल फूड सिक्योरिटी रिफर्स टू द एबिलिटी ऑफ अ कंट्री टू एंश्योर दैट इट्स सिटीजन हैव एक्सेस टू सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड एट ऑल टाइम। मतलब ये कह रहा है कि देख, पहले तो फूड सिक्योरिटी में क्या है, नेशनल फूड सिक्योरिटी का जो पहला फूड सिक्योरिटी टाइप्स है, ठीक है, इसमें ये होता है कि देश में एबिलिटी होना चाहिए, किसी देश के पास इतना एबिलिटी होना चाहिए कि वो अपने नागरिकों को न्यूट्रिशियस और सेफ फूड एक्सेस ऑल टाइम करा सके, ठीक है। तो ये पहला फूड सिक्योरिटी होता है, नेशनल फूड सिक्योरिटी। हाउस होल्ड फूड सिक्योरिटी क्या होता है? रिफर्स टू द एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल हाउस होल्ड टू एक्सेस सेफ, मतलब ये होता है घरों में, कि भाई एक एक घर में एक आदमी के पास में, इंडिविजुअल हाउस होल्ड में, कि उसके पास एक्सेस हो सेफ और न्यूट्रिशियस फूड ऑल द टाइम, ठीक है, ठीक है, चाहे उसका इनकम और सोशल इकोनॉमिक फैक्टर कैसा भी हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका हाउस होल्ड सिक्योरिटी, ठीक है। तो पहला हो गया देश में आपका फूड सिक्योरिटी, दूसरा हो गया आपका घरों में, ठीक है। फिर होता है इंडिविजुअल फूड सिक्योरिटी।
ये ऐसा फूड सिक्योरिटी है जिसमें कि एक इंडिविजुअल के पास इतना एबिलिटी है कि वो सेफ और न्यूट्रिशियस फूड कभी भी वो एक्सेस कर सके, चाहे उसका इनकम कैसा भी हो या फिर उसका चाहे सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर कैसा भी हो। ठीक है, ये चीज हो गया। तो एक इंडिविजुअल लेवल पे फूड सिक्योरिटी होता है, एक हाउस होल्ड लेवल पे और एक नेशनल लेवल पे। ठीक है, तो ये हो गया आपके 3 फूड सिक्योरिटी। ठीक है, हाँ, फूड सिक्योरिटी के टाइप्स। अब जानते हैं फूड सिक्योरिटी के कुछ एग्जाम्पल, जैसे ब्राजील फोम जीरो प्रोग्राम। ठीक है, अब ये क्या चीज है? इसे नेशनल फूड सिक्योरिटी इनिशिएटिव एम्ड एट रिड्यूसिंग हंगर एंड पॉवर्टी। ठीक है, मतलब वही आपका हंगर और पॉवर्टी के लिए प्रोग्राम लाया था ब्राजील ने। द प्रोग्राम इंक्लूड्स अ रेंज ऑफ मेजर्स इंक्लूडिंग कैश ट्रांसफर, फूड असिस्टेंस एंड सपोर्ट फॉर स्मॉल स्केल फार्मर। ठीक है, इसमें इस प्रोग्राम में क्या क्या किया गया कि भाई लोगों को कैश ट्रांसफर किया गया कि भाई जाओ खाओ खरीदो खाना। ठीक है, फूड असिस्टेंस खाना दिया गया, और साथ ही साथ स्मॉल स्केल जो फार्मर्स हैं उनको भी सपोर्ट किया गया कि भाई आप भी खाना उगाएं। ठीक है, अफ्रीकाज ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव, ये क्या चीज है? ठीक है, द ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव जो है, इसे पैन अफ्रीका इनिशिएटिव एम्ड एट कॉम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन, improving food security and promoting sustainable land practices था। ठीक है, द एम ऑफ इनिशिएटिव का एम ये था, प्लांट ऑफ बेल्ट अक्रॉस द कॉन्टिनेंट टू हेल्प कॉम्बेट। ठीक है, मतलब ये है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आप ब्राजील फोम जीरो प्रोग्राम याद रखिए, और दूसरा है आपका अफ्रीका ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव। ठीक है, तो ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव में क्या हुआ था कि ये अफ्रीका में, पूरे अफ्रीका में ये इनिशिएटिव लाया गया था, जिसमें ये जो आपका डेजर्टिफिकेशन है उससे लड़ने के लिए ये प्रोग्राम इनिशिएटिव लाया गया था। ठीक है, फूड सिक्योरिटी को इम्प्रूव करने के लिए इनिशिएटिव को लाया गया था। साथ ही साथ सस्टेनेबल लैंड यूज प्रैक्टिस किया जाए, इसको प्रमोट करने के लिए ये इनिशिएटिव लाया गया था। इस इनिशिएटिव के जरिए क्या हुआ कि जो ट्रीज का प्लांट का एक बेल्ट लगाया गया कॉन्टिनेंट के अक्रॉस। ठीक है, ताकि जो सॉइल इरोजन है उसको रोका जा सके, और जो फर्टिलिटी है सॉइल की उसको इम्प्रूव किया जा सके। ठीक है, तो ये दोनों इनिशिएटिव आप याद रखिएगा कि भाई फूड सिक्योरिटी को लेके क्या क्या प्रोग्राम, क्या क्या इनिशिएटिव वर्ल्ड वाइड क्या क्या हुआ। तो ठीक है, तो इसमें ये 2 इनिशिएटिव याद रख लीजिएगा। अब क्या क्या इश्यूज आते हैं फूड सिक्योरिटी को लेके? जब भी फूड सिक्योरिटी का बात आता है तो क्या क्या परेशानियां आती है? ठीक है, तो पहला आता है आपका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। ठीक है, इसमें क्या है आपका, ये चीज पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ। द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन ऑफ फूड कैन हैव सिग्निफिकेंट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स इंक्लूडिंग डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन एंड ग्रीन हाउस गैस एमिशन। मतलब ये कहा जा रहा है, जब भी हम खाने को लेके उगाना चालू करते हैं, फूड प्रोडक्शन चालू करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन चालू करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि कहीं ना कहीं हम पेड़ काटने लग जाते हैं। ठीक है, सॉइल इरोजन होने लग जाता है। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस एमिशन होने लग जाता है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। ठीक है, मशीनरी, हैवी मशीनरी चला रहे हैं। ठीक है, फर्टिलाइजर यूज हो रहा है। तो ये सारा जो चीज है कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट करता है। तो ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है कि फूड सिक्योरिटी को सॉल्व करने के चक्कर में एनवायरमेंटल प्रॉब्लम कई सारे आने लग जाते हैं। सोशल इनिक्वलिटी, ये भी मैंने डिस्कस कर चुका है कि भाई जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है उन वो लोग कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस करते हैं ग्रेट लेवल ऑफ फूड इनसिक्योरिटी और माल न्यूट्रिशन। तो जब तक आपका सोशल इनिक्वलिटी खत्म नहीं होगा, ठीक है, सोशल इनिक्वलिटी जब तक आप इक्वलिटी जब तक आप नहीं लाते हैं, ठीक है, इनिक्वलिटी को हटा के इक्वलिटी जब तक नहीं लाते, तब तक ये आपका फूड सिक्योरिटी जो है ना ये कंप्लीट नहीं होगा। क्योंकि कई सारे जो जंगल में रह रहे जो ट्राइबल हैं, वो उन लोगों के पास में भी कई कई बार ऐसा होता है कि माल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम, फूड फूड इनसिक्योरिटी का प्रॉब्लम ये आता ही रहता है, आज भी आता रहता है। ठीक है, तो उन सभी सभी को शामिल करें। ठीक है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट वही है आपका कि भाई एक समय के बाद में प्रोडक्टिविटी रिड्यूस होगा ही, क्योंकि आप कब तक एक जमीन से आप प्रोडक्शन करते रहेंगे, एक ना एक समय के बाद तो उसका प्रोडक्टिविटी कम होगा ही। ठीक है, फिर आपका हेल्थ केयर कॉस्ट भी बढ़ेगा। ठीक है, आपका इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी भी लॉस्ट होगा। तो ये सारे इकोनॉमिक इम्पैक्ट आते हैं फूड सिक्योरिटी के चलते। ठीक है, क्योंकि अब फूड सिक्योरिटी के चलते आपको क्या है कि आप नया जमीन चाहिए। ठीक है, नया आपको क्या बोलते हैं तरीके से आपको उगाना होगा, तो उसके लिए आपको पैसा चलेगा, पैसा लगेगा। ठीक है, तो ये सारे इकोनॉमिक इम्पैक्ट आने लग जाते हैं फूड सिक्योरिटी फूड सिक्योरिटी को सॉल्व करने में। ठीक है, तो ये हो गया आपके 3 प्रॉब्लम्स। ठीक है, ये 3 इश्यूज हो गए फूड सिक्योरिटी को सॉल्व करने के दौरान।
अब क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या स्ट्रेटेजीज हैं जिसके जरिए आप फूड सिक्योरिटी को अचीव कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला है आपका प्रमोटिंग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ठीक है, आप ऐसा एग्रीकल्चर प्रमोट करिए जो कि सस्टेनेबल हो, फार्मिंग प्रैक्टिस भी सस्टेनेबल हो। ठीक है, फूड वेस्टेज को कम करिए, लोकल जो फूड सिस्टम है उसको सपोर्ट करिए। ठीक है, दूसरा है आपका सपोर्टिंग वल्नरेबल पॉपुलेशन। ठीक, अ, ऐसे पॉपुलेशन जो कि मार्जिनलाइज्ड है, ठीक है, जो कि पिछड़े लोग हैं, पिछड़े वर्ग हैं, ठीक है, सोशल इनिक्विलिटी की वजह से वो लोग थोड़ा सा दबे कुचले से हो जाते हैं। तो वहाँ पे एक तरह से इक्वलिटी लाइए। ठीक है, उनको प्रोत्साहन देने के लिए आप नए नए पॉलिसीज लाइए, एजुकेशन प्रोवाइड करिए, हेल्थ केयर प्रोवाइड करिए। ठीक है, स्मॉल स्केल फार्मर्स को सपोर्ट करिए। ठीक, और साथ ही साथ फूड असिस्टेंट प्रोवाइड करिए। ठीक है, साथ ही साथ लोकल फूड सिस्टम को भी मजबूत बनाइए। तो इस तरीके से आप फूड सिक्योरिटी को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, इन्वेस्टिंग इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, नए नए रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे फोकस करिए। ठीक है, कि भाई ऐसा चीज़ों पे आप इन्वेस्ट करिए कि डिस्ट्रीब्यूशन हो, प्रमोशन हो, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हो, उनमें उनके जरिए कोई एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ना हो। ठीक है, साथ ही साथ जब भी सोशल इनिक्वलिटी का बात आ रहा है तो सही ढंग से लोगों तक खाना पहुंचे, ये भी हो। ठीक है, रिसर्च एंड इनोवेशन R&D करिए उन सब चीज़ों में कि भाई जो लोकल क्लाइमेट है वहाँ पे कौन सा ऐसा फूड आप उगा सकते हो जो उस क्लाइमेट को सपोर्ट करे। ठीक है, उसमें ना ज़्यादा खाद लगे, ना ज़्यादा उसमें इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स लगे, ना उसमें ज़्यादा क्या बोलते हैं लगाने के समय में ज़्यादा पैसा भी ना लगे। तो ये सारी चीज़ों को देखें। ठीक है, सस्ते में उग जाए, कम पानी में उग जाए। तो इस तरह का रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे हम फूड सिक्योरिटी को क्या बोलते हैं अचीव कर सकते हैं, है ना। अब देखते हैं कि फूड सिक्योरिटी इंडिया में क्या है, क्या हाल है इसका। ठीक है, तो फूड सिक्योरिटी कंसर्न बिगन ड्यूरिंग द बंगाल फेमाइन 1943। ठीक है, इंडिया में जब बंगाल फेमाइन आया था 1943 में, उस समय से ये चिंता का विषय बना है। फूड सिक्योरिटी एक चिंता का विषय बना है इंडिया के लिए। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे मिलियंस ऑफ पीपल जो थे, जो कि ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में थे। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि बहुत ही ज़्यादा खाने का शॉर्टेज हुआ था और ये इंडिया को बहुत ज़्यादा हिट किया था। ठीक है, सिंस इंडिपेंडेंस इंक्लूडिंग एन इनिशियल रश टू इंडस्ट्रियलाइज वाइल इग्नोरिंग। ठीक है, अब क्या हुआ कि इंडिपेंडेंस के बाद में तुरंत सरकार ने खाना को लेके तो एकदम से काम नहीं किया, लेकिन इंडस्ट्रियलाइज की तरफ ज़्यादा फोकस किया। ठीक है, और कहीं ना कहीं जो एग्रीकल्चर था उसको कहीं ना कहीं इग्नोर किया। ठीक है, तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ा कई सारे सूखे के वजह से, जो कि 1960 के समय में आया था। ठीक, इंडियाज इकोनॉमी हैज़ ग्रोन सिग्निफिकेंटली इन रिसेंट ईयर। ठीक है, कुछ सालों में इंडिया का इकोनॉमी बहुत ग्रो हुआ है और वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है दुनिया का। ठीक है, डिस्पाइट सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट देर इज स्टिल कंसर्न अबाउट पॉवर्टी एंड फूड सिक्योरिटी इंडिया। ठीक है, मतलब इतना ग्रो होने के बाद भी अभी भी कई सारा चिंता है गरीबी और फूड सिक्योरिटी को लेके। ठीक है, इंडिया का रैंक जो है ये 2022 का ग्लोबल हंगर रिपोर्ट है। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा 2024 का क्या है, उसमें आप देख लीजिएगा, जो कि देखा जाए तो बहुत ही पीछे है, 121 में 107 है। ठीक है, तो कंसर्न वर्ल्ड वाइड वेट हंगर लाइफ, ठीक है, पब्लिश्ड एस नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम आयरलैंड जर्मनी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, मतलब ये एक तरह से वो चीज़ दिखा रहा है कि इन सब चीज़ों की वजह से मतलब अभी भी हमारा जो स्थिति है बाकी देश दुनिया के कंपेयर में, हम अभी भी पीछे ही हैं। ठीक है, ये कहा जा रहा है। Although the government of India have been actively addressing food security through the public distribution network। ठीक है, मतलब ये कहा जा रहा है कि सरकार पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 जो आया था, इसके जरिए लोगों को खाना प्रोवाइड करा रही है ना, एड्रेस कर रही है, और इससे बहुत मदद भी हो रहा है। लेकिन उसके बाद भी कई सारा फूड सिक्योरिटी इश्यू जो है इंडिया में अभी भी चल ही रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ड्यू टू ग्रोइंग कंट्रीज ग्रोइंग पॉपुलेशन। ठीक है, और साथ ही साथ जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसका भी एक कारण है। ठीक है, और साथ साथ कभी कभार क्या होता है कि वर्ल्ड का जो सप्लाई चेन है कि भाई एक देश से हम कुछ ले रहे हैं, दे रहे हैं, खाना का पहुंच हो रहा है, तो वो कभी कभार बाहरी देशों में जैसे युद्ध हो जाता है तो वो भी बाधित हो जाता है। जैसे हाल ही में रशिया यूक्रेन युद्ध हुआ था। ठीक है, तो उससे जो वर्ल्ड फूड सप्लाई चेन था वो थोड़ा सा डिसरप्ट हो गया था। तो ये सब चीज जो है कहीं ना कहीं फूड सिक्योरिटी को लेके इंडिया के लिए और दुनिया में भी कंसर्न बना रहता है। ठीक है, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया करंट फ्रेमवर्क, तो अभी क्या चल रहा है हाल, वो चीज़ जान लेते हैं। ठीक है, फूड सिक्योरिटी जो है बंगाल फेमाइन के समय में चालू हुआ था। ठीक है, अब ये कहा जा रहा है कि
उस समय पे लगभग 2 से 3 मिलियन लोग मर गए थे, ठीक है, 1943 के फेमाइन में, ठीक है। करंटली देखा जाए तो 195 मिलियन अंडर नरिश्ड पीपल हैं अभी इंडिया में, ठीक है, जो कि बहुत बड़ा नंबर है दुनिया में हमारे देश का देखा जाए तो, ठीक। और ये सब जो लोग हैं इसमें से देखा जाए तो 47 जो पीपल लोग हैं वो अंडर न्यूट्रिशन है, स्टंटिंग है, ठीक है। और 4 में से 4 बच्चे जो हैं आज भी फुल पोटेंशियल में नहीं है, फुल पोटेंशियल में उनका ग्रोन नहीं है, ठीक है। जो इंडिया का जो फूड सिक्योरिटी है वो अभी क्या है, उसका करंट फ्रेमवर्क क्या है इंडियन गवर्नमेंट का, तो उसके जो पहला कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है वो क्या है, फंडामेंटल राइट टू लाइफ गारंटेड बाय आर्टिकल 21, ठीक है। तो भाई संविधानिक तौर पे आर्टिकल 21 में फंडामेंटल राइट टू लाइफ जो है वो दिया गया है कि भाई राइट टू लाइफ विथ ह्यूमन डिग्निटी, ठीक है। इसमें आपका राइट टू फूड भी आता है और अदर नेसेसिटीज भी इंक्लूड होता है, ठीक है, डिस्पाइट द एब्सेंस ऑफ दिस स्पेसिफिक प्रोविजन ऑफ इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एड्रेसिंग, ठीक है। देखा जाए तो ये सब होने के बाद भी आज भी कई जगहों पे खाना नहीं मिल रहा है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उस चीज को एड्रेस करने में लगा हुआ है, ठीक है। पीडीएस, ठीक है, ये अभी आपका इंडियन वो में क्या बोलते हैं चल रहा है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है, जिसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, जो कि नेशन में फूड इकोनॉमी को कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। पीडीएस जो है एक तरह से लोगों को गेहूं, चावल, शक्कर, केरोसिन प्रोवाइड करता है, ठीक है। बफर स्टॉक जो है ये फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है ये इसको ऑब्टेन करता है, मेंटेन फूड ग्रेन, ठीक है। कैसे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के जरिए, ठीक है, जो कि बफर स्टॉक में एफसीआई जो है स्टोर करके रखता है अलग अलग देशों, क्या बोलते हैं, अपने देश के अलग अलग जगहों में, ठीक है। और जब जरूरत पड़ता है राज्य सरकारों को तब वो इस स्टॉक से, इस बफर स्टॉक से जब जरूरत पड़ता है तो सप्लाई करता है, ठीक है। तो ये एक चीज हो गया, ठीक है। ये सब चीज अभी इंडिया में चल रहा है ना। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट लाया गया था 2013 में, जो कि एक तरह से लोगों के भलाई के लिए लाया गया था, ठीक है। और ये क्या है, और इसके साथ साथ जैसे अंत्योदय अन्न योजना लाया गया था, ठीक है, जो कि 75% रूरल और 50% अर्बन पॉपुलेशन को क्या बोलते हैं चावल या फिर जो भी फूड है वो प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये सारे प्रोविजन है जो कि अभी इंडियन गवर्नमेंट में चल रहे हैं फूड सिक्योरिटी को लेके, है ना। फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम इन इंडिया, जैसे ये जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 है, ये आपका 2013 में लाया गया था, जिसमें राइट टू फूड को गारंटी किया गया था एवरीवन, ठीक है। इस एक्ट को राइट टू फूड एक्ट भी कहा जाता है, ठीक है। इसका एम यह है कि सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन दिया जाए, है ना, कितनों को, 2/3 ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन को, ठीक है, ठीक है। इंडिया का जो पॉपुलेशन 1.33 बिलियन पीपल्स जो है उनमें से जो 2/3 लोग हैं उनको फूड ग्रेन, सब्सिडाइज फूड ग्रेन प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। अब इस फूड सिक्योरिटी को अचीव करने के लिए फूड मैनेजमेंट सिस्टम एंड फूड प्राइसिंग पॉलिसी के 3 मेन स्ट्रक्चर बनाए गए हैं, ठीक है। तो 3 मेन स्ट्रक्चर क्या क्या है, वही फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो कि मैंने पहले बता दिया, फिर बफर स्टॉक मेंटेन करना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस लाना ताकि खरीदा जा सके इतने प्राइस में, ठीक है, किसानों से, ठीक है। फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम लाए थे, ठीक है। अच्छा हाँ, अब ये जो फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम इंडिया में लाए गए, क्या क्या फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम है, ठीक है, जिससे फूड सिक्योरिटी लाया गया। तो पहला प्रोग्राम है आपका इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम, दूसरा है आपका संपदा योजना, तीसरा है आपका मेगा फूड पार्क, मिड डे मील स्कीम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, फेमस फूड सिक्योरिटी रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो इसमें से सभी पॉइंट को आप याद मत रखिएगा, कुछ कुछ पॉइंट को आप कुछ कुछ स्कीम को याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम इन इंडिया, है ना। द लिस्ट बिलो शेड लाइट ऑन द इम्पोर्टेंट, ठीक है। अब ये जो लिस्ट है ये है आपका फूड सिक्योरिटी रिवॉल्यूशन जो जो हुए थे वो चीज़ है, ठीक है। तो इसको आप याद रख लीजिएगा एग्जाम्पल के तौर पे। जैसे राउंड रिवॉल्यूशन क्या चीज़ को दिखाया जाता है, पोटैटो रिवॉल्यूशन को, ठीक है, पोटैटो प्रोडक्शन को, ठीक है। पिंक रिवॉल्यूशन जो है मीट और पोल्ट्री का प्रोडक्शन को है। ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। ब्लू रिवॉल्यूशन फिश प्रोडक्शन को है। रेड रिवॉल्यूशन मीट एंड टोमेटो प्रोडक्शन। ब्राउन रिवॉल्यूशन लेदर एंड कोकोआ प्रोडक्शन। सिल्वर रिवॉल्यूशन जो है एग और पोल्ट्री प्रोडक्शन को है। गोल्डन रिवॉल्यूशन हॉर्टिकल्चर और हनी प्रोडक्शन को है, ठीक है। येलो रिवॉल्यूशन जो है वो है आपका ऑयल सीड्स प्रोडक्शन के लिए। और व्हाइट रिवॉल्यूशन जो है आपका मिल्क और डेयरी प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए ये सब लाया गया था, ठीक है।
तो ये सब रिवॉल्यूशन के वो को नाम को याद रख लीजिएगा कि कौन सा रिवॉल्यूशन क्या चीज को प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए लाया गया था, है ना। फूड सिक्योरिटी इन इंडिया एंड वर्ल्ड, ठीक है, अब इसको जानते हैं क्या है। द ऑर्गेनाइजेशन फाइटिंग हंगर इन इंडिया एंड अराउंड द वर्ल्ड आर लिस्टेड बिलो, ठीक है, कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन है जो दुनिया में और इंडिया में ये हंगर को लेके लड़ रहे हैं, उन वो क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन है उसको देखते हो जानते हैं, ठीक है। तो पहला है आपका फूड वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ठीक है, वन ऑफ द बिगेस्ट यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम प्रोवाइड्स फूड food aid in emergence to 86 million people in about 83 countries each year, ठीक है। it also works with local communities to promote nutrition and create community resilience. The world food program was given the 2020 nobel peace prize, ठीक है। ये जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है ये यूनाइटेड नेशन का ऑर्गेनाइजेशन है। ये हर साल लगभग 83 कंट्रीज में लगभग 86.7 मिलियन लोगों को खाना प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। दूसरा है आपका यूनिसेफ। यूनिसेफ implements the nutrition program among other initiatives, ठीक। it is a component of the scaling up nutrition big global initiative which promotes attention to and investment in nutrition in many नेशन वर्ल्ड वाइड, ठीक है। मतलब ये कह रहा है कि जो भी न्यूट्रिशन प्रोग्राम लाया जाता है उसको इम्प्लीमेंट करने का काम यूनिसेफ करती है, ठीक है। और साथ ही साथ एक तरह से प्रमोट करने का, लोगों का मतलब देशों का ध्यान अटेंशन करने का, इन्वेस्टमेंट करने का काम भी ये यूनिसेफ ही करती है, ठीक है। अक्षय पात्र ये क्या चीज है? एमिंग टू एंड क्लासरूम हंगर बाय इम्प्लीमेंटिंग द मिड डे मील प्रोग्राम इन गवर्नमेंट फंडेड स्कूल इन इंडिया। द अक्षय पात्र is an Indian NGO founded in 2000. The organization's main objective are to end childhood malnutrition and to promote rights to an education when their families and parents cannot afford it, ठीक है। मतलब ये कहा जा रहा है कि जो अक्षय पात्र जो है इसका काम ये है कि जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं वहां पे जो हंगर होता है उसको खत्म करने का काम है, ठीक है। तो ये आपका मिड डे मील स्कीम प्रोग्राम लाया गया, ठीक है। ठीक। और ये जो है ये उन स्कूलों में दिया जाता है जो कि गवर्नमेंट फंडेड स्कूल है, ठीक है। और ये जो अक्षय पात्र है ये एक इंडियन एनजीओ है जो कि 2000 में फाउंड किया गया था। इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन एम यह है कि चाइल्डहुड में जो माल न्यूट्रिशन होता है उसको खत्म करना, ठीक है। और साथ ही साथ प्रमोट करना चिल्ड्रंस का जो राइट टू एन एजुकेशन है, ठीक है। जब उनके परिवार वाले और उनके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं करते पढ़ाई को, ठीक है, तो ये इस अक्षय पात्र का एम है, ठीक है, कि भाई बच्चों में माल न्यूट्रिशन कम हो और जो चिल्ड्रंस राइट टू एजुकेशन है वो प्रमोट हो, है ना। IFOM और ऑर्गेनिक्स इंटरनेशनल। तो ये जो IFOM ऑर्गेनिक गारंटी सिस्टम है एक्नॉलेज द need for variation and local adaptation while increasing transparency regarding various domestic organic standards. It is founded on the organization across continents like Biocert India and Agri, मतलब ये एक तरह से ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए ये काम कर रहा है ना, ठीक। अब है आपका फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। द ग्लोबल ऑफ द FAO, a specialized agency of the United Nations founded in 1945, is to aid the eradication of hunger, food insecurity and malnutrition, ठीक है। इसका ये कब हुआ था? 1945 में इसका गठन हुआ था और इसका मेन एम ये है कि हंगर, फूड इनसिक्योरिटी और माल न्यूट्रिशन को खत्म करना, है ना। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। In addition to tackling the food problem brought on by environmental difficulties, United Nations Environmental Program was established in 1972 as an institute for environmental issue, ठीक है। मतलब ये है कि जो आपका ये जो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम जो है ना, ये फूड प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए जो कि एनवायरमेंटल डिफिकल्टीज की वजह से आ रहे थे उसके लिए ये बनाया गया था, ठीक है। कब बनाया गया था? 1972 में, ठीक है। तो इसको आप याद रख लीजिएगा। फिर है आपका वर्ल्ड बैंक। द वर्ल्ड बैंक वॉज स्टेब्लिश्ड इन 1944 एंड इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन इन द वर्ल्ड। द वर्ल्ड बैंक एक्टिवली पार्टिसिपेट इन स्पॉन्सरिंग
फूड रिलेटेड प्रोजेक्ट्स एंड इनिशिएटिव्स, ठीक है। मतलब ये फूड रिलेटेड प्रोजेक्ट्स या फिर कोई भी काम होता है ना, वो ये वर्ल्ड बैंक जो है उसके लिए पैसा देता है। और ये स्टैब्लिश कब हुआ था उसको याद रख लीजिए, 1944 में, ठीक। इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, ये एक और दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है। यूनाइटेड नेशन स्टैब्लिश द इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इन 1977, ठीक है। इसका गठन यूनाइटेड नेशन ने 1977 में किया था, ठीक है। इसका भी मेन एम क्या बोलते हैं, मेन एम यही था कि हंगर, माल न्यूट्रिशन और जो रूरल पॉवर्टी है उसको खत्म किया जाए, ठीक है। तो ये सारे जो है मेन मेन ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फूड सिक्योरिटी को लेके काम कर रहे हैं, है ना। अब क्या क्या चैलेंजेस है फूड सिक्योरिटी को लेके इंडिया में, तो फूड सिक्योरिटी को लेके क्या क्या चैलेंजेस है इसको देख लेते हैं, ठीक। फूड सिक्योरिटी इंडिया का लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। डिफरेंट गवर्नमेंट ने अलग अलग तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, एड्रेस करने का काम किया था, लेकिन वो अभी भी अनएड्रेस है ना। मीनिंगफुल रिफॉर्म इज नेसेसरी टू एड्रेस दिस बर्निंग प्रॉब्लम ऑफ फूड सिक्योरिटी इंडिया। इंडिया इज होम टू वन, ठीक है, मेकिंग इट ओनली कंट्री ह्यूज इन मेंबर। इंडियाज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इज रिलेटिवली लो। मतलब वही है कि भाई लगभग 195 मिलियन माल नरिश्ड ह्यूमन है, ऐसे कह रहे हैं, ठीक है। साथ ही साथ इंडिया का जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है वो भी बहुत लो है, ठीक। द चैलेंजेस, हाँ, अब इससे इसको लेके फूड सिक्योरिटी को लेके क्या क्या चैलेंजेस है इंडिया में, ठीक है। तो पहला है आपका लैक ऑफ फ्रेमवर्क, कि यहाँ पे कोई एक रिजिड मैनेजमेंट फ्रेमवर्क नहीं है फूड सिक्योरिटी को लेके, ठीक है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन को लेके भी कई सारे इश्यूज है, वहाँ पे ग्रेन लीकेजेस हो जा रहे हैं, डाइवर्सन हो रहा है, ठीक है। साथ ही साथ उसमें कई सारे एरर्स भी आ रहे हैं, फॉल्स और फ्रॉडलेंट राशन कार्ड भी बन रहे हैं, जो कि मतलब चोरी करके या फिर फ्रॉड कार्ड से उन लोग राशन निकाल रहे हैं। इन एडिक्वेट ग्रीवेंस रिड्रेसल, मतलब अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो कहीं पे कंप्लेन करने के लिए कोई ढंग का जगह नहीं है, या फिर ठीक से कंप्लेन हो भी जा रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, रिड्रेस नहीं किया जा रहा है, ठीक है। ऑडिट नहीं हो रहा है, सोशल ऑडिट मैकेनिज्म भी नहीं है, ठीक है। विड थ्रिट का मतलब क्या होता है कि जो खरपतवार होते हैं ना वो उग जा रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है कि क्या बोलते हैं आपका क्या क्या बोलते हैं उसको, पैदावार जो हो रहा है वो कम हो रहा है, ठीक है। साथ ही साथ जो जैसे आप एग्जाम्पल के लिए लोकस्ट अटैक हुआ था राजस्थान में, ठीक है, और गुजरात में, जिसकी वजह से कई सारा जो मेज का जो हार्वेस्ट था वो नुकसान हो गया था, ठीक है। ये आपका फॉल आर्मी वार्म पेस्ट भी ये हुआ था, ठीक है। तीसरा है आपका डिप्लीटिंग सॉइल हेल्थ। अब क्या हो रहा है कि बार बार एक ही जमीन पे बार बार फूड का प्रोडक्शन कर रहे हैं ना, तो उससे क्या हो रहा है कि जो आपका जो सॉइल का जो हेल्थ है वो कहीं ना कहीं खराब हो रहा है, ठीक है। तो एक तरह से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, ठीक है, नेचुरल डिजास्टर आ जा रहे हैं, ठीक है। फिर है आपका सप्लाई चेन डिसरप्शन, कि भाई जैसे आपका युद्ध आ जाता है, रशिया यूक्रेन युद्ध, या फिर जैसे आपका कोविड-19 पेंडेमिक आ जा रहा है, तो इसके वजह से कई बार ग्लोबल फूड सप्लाई चेन बाधित हो जाता है। तो जैसे ये फूड सप्लाई चेन बाधित हो जाता है तो चीज़ों के जो दाम है वो बढ़ जाते हैं, लोगों क्या बोलते हैं, खाने की कमी हो जाती है, ठीक है। और सबसे जो आखिरी जो प्रॉब्लम है फूड सिक्योरिटी को लेके वो है आपका क्लाइमेट चेंज, ठीक है। इंडिया में क्या है, 70% जो है रेनफॉल जो होता है, ठीक है, अराउंड 70% ऑफ इंडिया ईयरली रेनफॉल एंड 60% ऑफ इट्स नेट प्लांटेड एरिया आर इरिगेटेड बाय मानसून, ठीक है। मतलब यही कहा जा रहा है कि ज्यादातर जो हमारा जो क्या बोलते हैं इरिगेशन होता है वो रेनफॉल पे डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन ये जो हीट वेव्स, फ्लड्स, ठीक है, ये सब जो आ रहे हैं और क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ठीक है, ठीक है, एक्सट्रीम वेदर कंडीशन जो हो रहा है, तो इसके वजह से जो हमारा इसके पीछे जो कारण है वो क्लाइमेट चेंज है। तो इन सब चीजों के वजह से जो हमारा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी हुआ इंडिया का वो कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है ना। तो ये सारे इश्यूज है, चैलेंजेस है इंडिया में, है ना। तो बस इस टॉपिक में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।